अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये आपका टेस्ट है विच वाज हेल्ड ऑन 21 फरवरी। तो करते हैं इसकी चेकिंग। एसी थ्रो अ कैपेसिटर, a circuit in which AC source is connected with only a capacitor is called capacitive circuit. AC through a capacitor डायग्राम। एसी थ्रू कैपेसिटर डायग्राम है, लेकिन सिंपल डायग्राम आप लिख लें, क्योंकि ये वाली हेडिंग तो आप ऊपर बता चुके हैं कि आप क्या टॉपिक लिख रहे हैं, तो इसको इधर दोबारा वो लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी हेडिंग जो है एग्जैक्ट वो आप कोशिश किया करें कि स्कॉलर वाले से देख लिया करें, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा सीनियर प्रोफेसर होते हैं। जो आप अपने से हेडिंग बनाते हो उससे बेहतर ये होता है कि आपको बनी बनाई हेडिंग्स उनको यूज़ करें, बिकॉज उनका एक एक्सपीरियंस होता है, तो उससे फ़ायदा उठाएं। सिंपल डायग्राम लिखें। टॉपिक का नाम आप ऊपर लिख चुके हैं। अच्छा, ये डायग्राम आपने बना दी, ओके गुड। अब इसमें ओके एक्सप्लेनेशन। द बल्ब इज कनेक्टेड वन माइक्रो कनेक्टेड विद कैपेसिटर इन द सीरीज विद कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफेरेड। इधर लिखे 1 माइक्रोफेरेड। कैपेसिटर कितने 1 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर के साथ लगाया है, कनेक्टेड विद, क्योंकि सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली भी करेक्ट होना चाहिए। ये देखें, इन सीरीज विद द 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, जब कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफेरेड इस तरह। when the switch is closed the bulb lights up so the current flow through the capacitor। हाँ ठीक है, तो ये एसी के लिए है। एसी में आप इसकी ये करंट देखें, वो कह रहा है कि जब वोल्टेज देते हैं तो अगर करंट इस तरह जाए तो फिर तो वो कैपेसिटर से गुजरने से पहले ही बल्ब में गुजर गया, बल्ब से गुजरेगा और बल्ब जल जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि इसका जो करंट है ना वो इधर से फ्लो कर रहा है। ये देखें, आगे से स्विच ऑन होगा, जिधर स्विच लगा है उधर को जाएगा करंट, ठीक है, इस तरह करंट फ्लो कर रहा है। स्विच लगा, अगर तो स्विच क्लोज है, ठीक है, रास्ता मिल गया उसको करंट को, ऐसे गुजरेगा, यहाँ से ऐसे कैपेसिटर में से गुजरेगा। कैपेसिटर में से गुजरने के बाद वो इसी तरह करंट इसमें से गुजरता हुआ बल्ब में जाएगा और बल्ब जल जाएगा, ऐसे ही है। और यहाँ से फिर वो वापस बैटरी में आ जाएगा। तो ये फ्लो होगा करंट का स्विच की तरफ। जो लास्ट थ्रू रजिस्टर हमने पढ़ा था उसमें स्विच किधर है, उसमें स्विच लगाया नहीं था, बल्ब वाला उसमें सीन नहीं किया था, ओके। उसमें तो चाहे आप इस तरह ले लें तो रजिस्टर में से गुजर जाएगा, चाहे इधर से नीचे से इस तरह ले लें, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इसमें ये सेंस फिर बनेगी कि आप इस तरह कंसेप्ट रखें उसका, तो पहले कैपेसिटर में से गुजरेगा, नीचे से जाके इस तरह ऊपर बल्ब को जलाएगा। और आपको पता है कि ये कैपेसिटर जो है ये सिर्फ एसी करंट या वोल्टेज से ही चलेगा, डीसी से नहीं चलेगा। ये आपने ये एमसीक्यू भी एक किस्म का कि एसी के लिए होता है। और ये चैप्टर भी तो अल्टरनेटिव करंट के नाम से है, तो इसमें कैपेसिटर इंडक्टर आप सारे में पढ़ रहे हैं। तो एसी से आपका रजिस्टर में से भी पास हो जाता है, ठीक है, आपका कैपेसिटर में से भी पास हो जाता है, इंडक्टर एल में से भी पास हो जाता है। ये जो होता है ना डीसी में सिर्फ रजिस्टर ही होते हैं, इसमें कैपेसिटर और ये इंडक्टर ये डीसी में नहीं लगाए जा सकते, समझ रहे बात को। तो आई होप आप लोगों ने ये चीज़ें देख ली होंगी, इनमें डिफरेंस कर लिया होगा। सो द करंट फ्लो थ्रू द कैपेसिटर,
the current does not continuously flow through the capacitor because the insulating medium is present in the capacitor. The current does not continuously flow through the capacitor because the insulating medium is present in the capacitor. Okay. डायरेक्ट करंट की बात हो रही है कि डायरेक्ट करंट क्यों नहीं फ्लो करता, डीसी की बात हो रही है डायरेक्ट करंट की। आप उसको बगैर मेंशन किए ही आप एसी करंट के ऊपर बात कर रहे हो और बीच में वो लिख ही नहीं रहे। आप कह रहे हो द करंट डज नॉट फ्लो, भाई डीसी करंट डज नॉट फ्लो, डायरेक्ट करंट, इधर डायरेक्ट का लफ्ज भी तो आएगा ना। एसी तो फ्लो करता है, आप तो एसी की बात कर रहे हो। अब वो डीसी का बताना चाह रहा है कि डीसी क्यों फ्लो नहीं करता। तो ये डायरेक्ट का वर्ड मिसिंग किए बगैर तो ये सेंटेंस नहीं होगा। तो उसको जब आप किसी भी चीज़ को याद करते हैं तो उसका पूरा फिक्रे का, सेंटेंस का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, और लिखते हुए भी आपने उसको जहन में पढ़ के लिखा करें कि मैं क्या लिख रहा हूँ और उसका मीनिंग क्या बनेगा। द डायरेक्ट करंट डज नॉट कंटिन्यूसली फ्लो थ्रू द कैपेसिटर, क्योंकि वो इसमें होना होता है चार्ज डिस्चार्ज। एक दफ़ा कैपेसिटर चार्ज हुआ, ठीक है, फिर डिस्चार्ज हुआ, तो चार्ज डिस्चार्ज इसमें होना होता है। डीसी में तो ये नहीं हो सकता चार्ज डिस्चार्ज, एसी में हो जाता है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव पे चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव पे डिस्चार्ज होगा, फिर पॉजिटिव पे चार्ज हो जाएगा। डीसी में तो सिंपल वो कैपेसिटर वैसे ही उड़ जाएगा, उसमें से कितना चार्ज कर लेगा, उसमें तो करंट इस तरह डीसी तो ये होता है। The AC continuously flow through the capacitor across the plates of the capacitor. Charge discharge. Relationship between charge and capacitor. Charge and capacitor. Okay. या तो आप ब्लू मार्कर यूज कर लें, या फिर सब हेडिंग अगर आप दे रहे हैं लुकिंग गुड, बट सब हेडिंग अगर आप ब्लैक से देना चाह रहे हैं फिर आप टक्के वाली मार्कर यूज़ ना करें, क्योंकि इस हेडिंग का साइज़ और इस हेडिंग का साइज़ तकरीबन सेम है। तो जब हेडिंग का साइज़ ही सेम है, उसकी मोटाई जितना वो मोटा लिख रहे हैं, तो फिर आप ब्लू को ही यूज़ कर लें। अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं सब हेडिंग्स को, तो फिर आप ब्लैक पेन या पॉइंटर से सब हेडिंग्स को दें। अगर सेम साइज़ में हेडिंग देनी है तो फिर सेम मार्कर से ही देना है, उसमें नहीं। एनीवे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन हेडिंग से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ होती है कि आपने लिखा क्या है और क्या उसको आपने करेक्ट लिखा है, उसकी डायग्राम करेक्ट बनाई है। सबसे ज़्यादा ये चीज़ मैटर करती है। द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन द चार्ज गिवन एंड द कैपेसिटर वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज Q इज इक्वल टू CV। इसको नेक्स्ट लाइन पे लिख देते, इज लेके इसको नेक्स्ट लाइन पे लिखते, ठीक है, नीचे होल्ड एट एवरी इंस्टेंट V इज इक्वल टू V0 साइन, इसको भी नेक्स्ट लाइन पे आप लिखते इधर इस तरह करके, इज एन ऑल्टरनेटिव वोल्टेज। तो फार्मूला आप नीचे लाइन पे लिखा करें, इसको बीच में लिखे लाइन में। द चार्ज ऑन द कैपेसिटर ऑफ एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय, ओके ये आपने लिखा तो वह नीचे Q इज इक्वल टू CV0 ओमेगा T। ओके V की वैल्यू पुट कर दे तो ये बन गई। इसको पेज नंबर वगैरह नहीं दिया आपने, 1 और इसको 2। अच्छा द C एंड द V0, ये इसमें क्या हो रही है, चार्जिंग, और इसमें डिस्चार्जिंग। ओके इसमें करंट की डायरेक्शन इधर को है, तो आप कहेंगे चार्ज हो रहा है, ठीक है, कैपेसिटर में जी, या एक को चार्ज मारने एक को डिस्चार्ज मारने आप, ठीक है, या आप कहेंगे इधर को अगर चार्ज हो रहा है तो फिर उधर को डिस्चार्ज हो रहा होगा। The C and the V0 are constant. It is obvious that Q is the same with the is same as the same phase. Okay. The current I is the rate of change of Q. ठीक है,
तो ठीक है, करंट का ये डेफिनेशन थी लिखी हुई उसने, इसको रेक्टेंगल में आप लिखने जाए, इसको पेज नंबर दे दें, वेरिएशन ऑफ करंट विद टाइम, मतलब आप करंट और टाइम का ग्राफ बनाओगे। ओके, the value of the current at any instant is corresponding to the slope of the QT curve at zero, at O मतलब origin, the delta Q is equal to 0, the slope is maximum, then the current is maximum। 0 पे करंट मैक्सिमम है, ओके, ये O पर करंट मैक्सिमम है, ठीक है। हाँ, क्योंकि अगर आप इसकी थोड़ा सा पीछे अगर आप इमेजिन करें अपने जहन में, क्योंकि उसने एक खास मकाम, मैंने आपको बताया था कि वेव्स तो चलती रहती हैं, तो उसने एक खास एक लाइन लगा देनी होती है कि मैं यहाँ से वेव लूँगा, ठीक है। तो अगर आप क्वाड्रेंट की बात करें, अगर मैं 4 क्वाड्रेंट, तो ये आपको पता है, इसको मैं चलो रेड से ही बना लेता हूँ, ठीक है। ये देखें, ओके, आपने ये मैथ में पढ़ा था ना कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, और ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और नेक्स्ट आपका होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये जो आपकी डायग्राम वगैरह उसने ली होती है ना, हिस्सा लिया होता है, आपको दिखा रहा होता है वेव्स, वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में और फोर्थ में जो आ रहा होता है, ये देखें, इसके ऊपर वो फर्स्ट वाले में आ जाएगा, जो नेगेटिव आ रही है फोर्थ में। इससे पीछे भी तो वेव एग्जिस्ट करती है, वो सारी को तो बुक पे नहीं बना सकता, इसलिए उसने सिर्फ जहाँ पे लाइन लगा दी उससे आगे वो देख लेता है फर्स्ट और फोर्थ में। अगर इससे पीछे मैं कहता कि करंट की वेव है, वो किस तरह की होती है, अब ज़रा तसव्वुर करो, वो इस तरह की नहीं होती, उसने इस तरह की होना था, ऐसे ही ना करंट की। ये देखें, अब ये अगर मैं इधर से शुरू हूँ तो ये देखें, ऐसे करके करंट, अब यहाँ पे उसका साइकिल एक मुकम्मल हो जाएगा आगे अभी। तो अभी अगर हम इसको अभी देखें, यहाँ से अगर ये ऐसी होगी तो यहाँ पे इस वक्त वो किस पे है, फिर वो है ना 90 डिग्री पे या π/2 पर इस वक्त, और ये और π/2 मतलब 90 डिग्री जमा कर देंगे, इसका 0 इधर होगा, यानी 0 मतलब π/2, और इसका π/2 इधर हो जाएगा, मतलब 90 डिग्री। अब कह लें इसको, चलो डिग्री में अगर कहें तो 90 डिग्री हो जाएगा, रेडियन में कहें तो π/2, और इसका यहाँ पे क्या होगा, 90 में मज़ीद 90 ऐड करें, यहाँ पर 0 था, ठीक है, क्योंकि यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे 0 नहीं है तो एक्स एक्सेस पे, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है, 90 ऐड करते जाना है, जहाँ पे 0 90 ऐड किया तो 90 डिग्री आ गया, मतलब π/2। अब π/2 में या 90 डिग्री में मज़ीद 90 डिग्री ऐड किया तो 180, तो यहाँ पे 180 होगा, या आप उसको पाई कह लें, इसको मैं पाई भी कह सकता हूँ, ठीक है, पाई के इक्वल होगा यहाँ पे जो पॉइंट है। अब इसमें मज़ीद अगर ऐड करें आप 90 डिग्री ऐड करते जाना ना आपने, तो इस पीक पर फिर यहाँ पर इसके बिल्कुल सामने इधर क्या होगा, 180 डिग्री में मज़ीद 90 ऐड कर दें तो ये आपके पास बनेगा 270 डिग्री, ठीक है। तो 270 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, 270 डिग्री को आप 3π/2 भी लिख सकते हो अगर रेडियन में लेना हो, ठीक है, एंगल ही है, उसको डिग्री में लो या रेडियन में। इसको मैंने इधर 90 डिग्री भी चलो लिख देता हूँ, ठीक है। और इसी तरह अगर आप नेक्स्ट पे अब चले जाएं इसको मज़ीद, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पूरा वो 270 डिग्री में फर्दर 90 ऐड करें तो ये कितना बनता है, 360 डिग्री बनता है, इसमें 90 ऐड करें तो 360 डिग्री इसको लिख सकते हैं, या फिर इसको हम 2π भी लिख सकते हैं, 2π। तो इस तरह इसका कंप्लीट साइकिल इधर हो गया कंप्लीट।
0 से शुरू हुआ और 2 पाई पर खत्म हो गया। अब आगे नेक्स्ट साइकिल शुरू हो गया। तो इस तरह से ये होगा इसका साइकिल। तो अगर हम इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की, ये रीजन, तो अभी अगर रीजन के हिसाब से देखें तो इसमें करंट अभी 90 डिग्री पे खड़ा है, ठीक है। तो और वोल्टेज किस पे है अभी? वोल्टेज अभी अपना साइकिल शुरू कर रहा है। वोल्टेज अभी 0 पर है, इधर वोल्टेज 0 पर है। यहाँ पर 90 डिग्री होगा, यहाँ पर इधर उधर 0 है रीजन पर, इधर 90 डिग्री वोल्टेज हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? इधर वो हो जाएगा 180 डिग्री। फिर यहाँ से इस पीक पर क्या हो जाएगा? 270 डिग्री। और यहाँ पे जाके फिर वो 360 डिग्री होगा। सिर्फ अगर इसी पॉइंट की बात कर लें, पॉइंट ओ की, तो इसमें करंट 90 पर है और वोल्टेज अभी इस पर 0 पर है। इसका मतलब करंट जो है 90 डिग्री लीड कर रहा है और वोल्टेज 90 डिग्री लैग कर रहा है वो करंट के हिसाब से। कैपेसिटर भी आपको पता है सी से शुरू होता है, करंट भी सी से ही शुरू होता है। तो इसलिए याद रखने के लिए हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर में क्या चीज़ लीड करती है? करंट। और इंडक्टर में आपको पता है, इंडक्टर में फिर करंट क्या करेगा? लैग करेगा, ठीक है। कैपेसिटर में करंट लीड करेगा, ठीक है, याद रखने के लिए। तो इसका उलट इंडक्टर में होगा। इंडक्टर में करंट लीड नहीं करेगा बल्कि करंट लैग करेगा फिर, और वोल्टेज उसमें लीड कर जाएगा। मतलब बिल्कुल उलट होगा इस कैपेसिटर का। तो अगर कैपेसिटर का याद कर लें तो इंडक्टर का ऑटोमेटिकली याद हो जाता है कि वो इसका उलट होगा। आई होप ये पॉइंट आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये मैंने थोड़ा सा आपको समझा दिया है। इट कैन बी सीन दैट द फेज एट जीरो इज जीरो एंड एट अपर इज मैक्सिमम। ये क्या लिख रहे हो? आपकी इंग्लिश वीक है। द फेज जो अंडरस्टैंडिंग वीक है। द फेज एट जीरो एट ओ, किसका फेज 0 है? किसका? वोल्टेज का। वोल्टेज का 0 है और वोल्टेज का तो 0 है। और मैक्सिमम किसका है? मैक्सिमम करंट का है, करंट का है। It is shown that from the figure that the phase of voltage is 0 and at this point maximum 0 and at this point maximum, इसकी कोई सेंस बनती है? Maximum so that phase of current is 90 degree /2. The current leading the voltage V by 90 degree /2. The point E and N, the phase at point, मतलब वो कहता है पॉइंट O पर भी ऐसे ही है कि वो लीड कर रहा है। अगले पॉइंट्स पे देखें, एन पर देख लें या ई पर देख लें, जितने भी वो पॉइंट्स उसने ग्रुप में बनाए हुए हैं, उसमें आप यही देखेंगे कि जो करंट है वो 90 डिग्री अहेड है, वो लीड कर रहा है और वोल्टेज पीछे। करंट इज वाई। तो क्योंकि मैंने जैसे इसमें समझाया है, अगर इस पॉइंट पे देखें, मैं इस पॉइंट पे अगर देखें, इस पॉइंट पे आपने क्या नाम दिया हुआ है? पी का, ठीक है। बी पॉइंट पर ही देख लें अगर, तो इस वक्त इस पॉइंट पर वोल्टेज किस पर है अभी? 0 और 90, वो 180 डिग्री पर है वोल्टेज। अगर देखें यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180 पर है। और वोल्टेज और करंट कितना है? 270। तो 90 डिग्री ज़्यादा है करंट। और इस पॉइंट पर भी अगर देखें तो इस वक्त जो करंट है वो अपना फेज मुकम्मल कर चुका है, साइकिल मुकम्मल कर चुका है। वो 2 पाई पर है, 360 डिग्री पर है। और करंट अभी किधर फिर रहा है? करंट अभी वोल्टेज जो किधर है? वोल्टेज अभी 3 पाई, वो 2 पर है, मतलब 270 डिग्री। मतलब हर पॉइंट पर वो कह रहा है कि आपका वोल्टेज 90 डिग्री आगे ही है। तो डिफरेंट पॉइंट्स उसने दे के उसको एक्सप्लेन करके बताया। ओके, वेक्टोरिकली नहीं होगा लफ्ज़, आपने हेडिंग देखी हुई, तो इसका होगा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन यही एक सही हेडिंग है, चाहे वो रजिस्टर वाला हो, चाहे कैपेसिटर वाला टॉपिक हो, या इंडक्टर वाला। इसको हम
कह सकते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अगर हेडिंग देनी है वेक्टोरिकली भी लिख सकते हैं, अगर पेन से लिखना हो वेक्टोरिकली इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ये लफ्ज़ भी ठीक है, लेकिन जब हेडिंग दें तो फिर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की हेडिंग ज़्यादा दुरुस्त है। ओके, वेक्टोरिकली शोज दैट द करंट जो है वो लीड कर रहा है, ठीक है, और वोल्टेज इसमें लैग कर रहा है। रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर। ओके, अब आपने इसमें तो देख लिया होगा कि जिस तरह हमारे उसमें जो रजिस्टर होता है उसकी रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। जो कैपेसिटर होता है उसकी क्या होती है, उसकी रिएक्टेंस होती है। फार्मूला वही सेम रहेगा, इसमें भी V ओवर I होता है, इसमें भी V ओवर I रिएक्टेंस होती है। और जो इंडक्टर L होता है उसकी क्या होती है, उसकी इंडक्टेंस होती है। कैपेसिटर की रिएक्टेंस होती है और इंडक्टर की इंडक्टेंस होती है। ये सारे रेजिस्टेंस के ही इक्वल होते हैं, बस वर्डिंग थोड़ी चेंज कर देते हैं। द अपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर इन द वे ऑफ द फ्लो ऑफ AC। ओके, फार्मूला मैंने जब भी कहा कि फार्मूला लिखें तो उसको रेक्टेंगल लाजमी बना दिया करें। जब इक्वेशन बनाएं, ऊपर जैसे इक्वेशन बनाई है तो उसमें मैं नहीं कह रहा कि उसमें बनाएं, जैसे ऊपर इक्वेशन लिखी थी उसको मैंने इक्वेशन 1 2 का लिया था, इधर बॉक्स नहीं बनाने का मैं कह रहा। लेकिन जब आप अपनी डेफिनेशन लिख के नीचे एक सेपरेट चीज़ बनाई है तो वहाँ पे फिर बॉक्स बनाएं। उसको तो सिंपल इक्वेशन नंबर आपने दिया था, ठीक है। VRMS RMS, ओके। XC इज इक्वल टू V ओवर I, ये जनरल फार्मूला है। और स्पेसिफिकली और कैपेसिटर के लिए फिर उसने ये बनाया है, वो जनरल फॉर्म उसने दे दी, और ये स्पेसिफिकली ये चीज़ होगी कैपेसिटर के लिए। इसमें आपको पता है जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतना ही ये कम होगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है। तो हम तो यही चाहते होते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो कम हो, चाहे वो रेजिस्टर हो, कैपेसिटर हो, इंडक्टर हो। तो हम कैपेसिटर में अगर चाहते हैं कि हमें रिएक्टेंस कम मिले या रेजिस्टेंस कम मिले तो हम फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा कर देंगे, सिंपल सी बात है। ओके, चलिए, और एग्जांपल है उसमें कैपेसिटेंस की वैल्यू C की वैल्यू दी हुई है। ये C हो जाएगा आपके पास माइक्रोफैरड यूनिट से इधर हो रहा है, लेकिन ये ऐसे यूनिट नहीं है, ऐसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कनेक्टेड टू एन अल्टरनेटिव वोल्टेज 24 वोल्ट। तो V की वैल्यू दी हुई है, ये उसमें ही है, ऐसे यूनिट में ही है। और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, ये भी ऐसे यूनिट में ही है। फाइंड क्या करना है, द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर नंबर 2 करंट इन द सर्किट। आपने उसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, अल्टरनेटिंग वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी। अब ये सारे ऐसे यूनिट में आ गए। XC फाइंड करना है। एक्स की का फार्मूला आपको याद था, ये वाला। आपने सारी वैल्यूज पुट कर दी, 2 पाई की वैल्यू पुट कर दी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट कर दी 50 हर्ट्ज, और ये आपने कैपेसिटेंस की वैल्यू पुट कर दी। अब आप सिंपल इसको जब आपने ऐसे यूनिट में वैल्यूज पुट की है ना, तो आप अगर यूनिट्स को इग्नोर करके भी अगर सिंपल वैल्यूज लिख के उसको डिवाइड करें ना, और आपको इसका यूनिट पता है कि क्या होता है, XC आपको पता है रेजिस्टेंस होती है, तो उसका यूनिट ज़ाहिर है ओम होगा, तो आप डायरेक्टली ओम लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप सिंपल बजाय कि इस चीज़ को बीच में लाएं, आप डायरेक्ट जब आपने ऐसे यूनिट में पुट किए हैं तो डायरेक्ट आप 31.8 निकाला और साथ में ओम लगा दिया, दैट्स करेक्ट। लेकिन आप अगर आप यूनिट वाइज करना चाह रहे हैं तो यूनिट भी अगर आप लिखें, इसका 2 पाई है तो कॉन्स्टेंट है, फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा आपके पास हर्ट्ज, ठीक है, हर्ट्ज यूनिट होगा, और कैपेसिटेंस का फैरड होगा। हर्ट्ज ऊपर जाके क्या बनेगा, हर्ट्ज की जगह पे मैं लिख सकता हूँ पर सेकंड, क्योंकि आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे का उलट होते हैं। तो अगर हर्ट्ज ना लिखना हो तो फिर उसकी जगह पे पर सेकंड लिख सकते हैं, सेकंड नहीं पर सेकंड, और 1 ओवर तो है ही, ठीक है, 1 पर सेकंड। और कैपेसिटेंस का यूनिट फैरड अगर मैं लगाऊँ
ये फैराड आ जाएगा। तो ये चीज़ बनती है। अब उसने क्या किया है, फैराड की जगह पे V/C लिखा है। क्या किया उसने, उसने यूनिट वाइज किया। अच्छा, ये चीज़ बनेगी। अब आपको पता है कि वो इज इक्वल टू CV होता है। यहाँ से अगर फैराड निकालना हो, फैराड, तो Q/C बनेगा। Q इज इक्वल टू CV होता है, CV। तो C अगर निकालना हो, क्योंकि C, तो ये Q/V बनेगा। ये क्या लिख रहा है, V/C। V/C वैसे Q इज इक्वल टू CV होता है। तो इसमें आप अगर देखें, इसका फिर देखने कि ये इसने कैसे इसको इक्वल रखा है, ठीक है। V/C पर सेकंड, इसको इसकी यूनिट की डेरिवेशन अगर इसमें इक्विवेलेंट पुट वुट करके एंड पे आपके पास वो हम निकल आए, या अदरवाइज सिंपल आप इसको यहाँ से सिंपल आप लिख सकते हैं। उसको फिर बीच में लाना 31.8 ओहम में आपको पता है उसका यूनिट होता है। दैट्स आल्सो करेक्ट। और दूसरा उसने क्या लिखा था, वो ऊपर क्या निकाला है आपने, XC निकाला है। नीचे उसने क्या कहा था, करंट। तो अगर आपने ये XC निकाल लिया है तो फिर ये क्या कर रहे हैं आप, अच्छा इधर से करंट निकालेंगे आप। ओके ठीक है। अब देखिए इसमें आपने कोई यूनिट वगैरह नहीं लगाया, 24 वोल्ट तो 31, वो ऐसे यूनिट में आपने वैल्यूज पुट कर ली हैं। आपको करंट का यूनिट वैसे ही पता है, एम्पेयर होता है। ऐसे में ना हो इधर की हुई, फिर आप थोड़ा सा उसका भी ख्याल रखते हैं। एनीवे तो ओके, अब उसके बाद हमारे पास अहमद का आ जाएगा टेस्ट। अहमद का भी चेक कर लेते हैं। इसी तरह कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर सर्किट, ओके सर्किट डायग्राम। अब ये देखें उसने लाइन लगा दी है, बाद में साथ साथ नहीं लगाई होंगी उसने, साथ पहले इससे इसी तरह लिखता गया, ठीक है। एंड पे जब टॉपिक मुकम्मल हो गया तो उसने मार्कर खोली, इसके नीचे भी लाइन लगा दी, इसके नीचे भी लगा दी हेडिंग के, इसके नीचे भी लाइन लगा दी, ठीक है, इसके नीचे भी लाइन लगा दी, ठीक है। क्योंकि हर हेडिंग के नीचे लाइन लगा तो वो टाइम भी तो भी आपने बचाना होता है अपना, और इसके नीचे भी। एंड पे जब हेडिंग्स के नीचे लाइनें लगानी हो, वो पूरे पेपर के करके भी, आधा पेपर करके आप लगा देते हो, इकट्ठी सब के नीचे लगा देते हो। पहले आप ऐसे ही लिखते रहते हो, एक फ्लो में लिखते रहते हो, तो एक अच्छा टॉपिक आपका तैयार हो जाता है। तो सब हेडिंग्स उसने ये आई थिंक पॉइंटर से दी हैं या ब्लैक इंक रखी होगी, पेन से दी हैं। तो इनमें से आप इसी तरह प्रैक्टिस कर लें। और ये अच्छी प्रेजेंटेशन है, ये खूबसूरत लग रहा है, ये देखें। ओके, circuit diagram. The behavior of the AC through a capacitor can be studied by a circuit shown below. A low power bulb is connected in series with the 1 microfarad capacitor to supply means through a switch. The switch is closed bulb showing that the current is flowing through the capacitor. Okay. और मैंने इसकी डायरेक्शन अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दी। इधर को आपने करंट की कर लेंगे, इधर से गुजरेगा करंट और तो फिर बल्ब रोशन हो जाएगा। Explanation. Direct current cannot pass through the capacitor continuously because, अब ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, एक MCQ भी बन सकता है। डायरेक्ट करंट क्यों नहीं पास होता है, उसकी रीज़न उसने आपकी बुक पे बताई हुई है, ठीक है। ओके, ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। थीटा को इस तरह ना लिखें, थीटा को ये लाइन लगा के इसको टेढ़ी लाइन लगाएं, इधर सीधी ना लगाएं इसको, थीटा की तो थोड़ा सा राइटिंग में थोड़ा सा टेढ़ा लगा लें तो ज़्यादा बेटर है। एनीवे तो वो अब ऐसे लग रहा है जैसे मैं पहले समझा कि इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 कहा हुआ है, ये 1 लग रहा है। जैसे हम कह देते हैं ना इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं बीच में, और यहाँ से हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो मुझे लगा 1 लिखा हुआ है। C and V0 are the constants so that the voltage both are functions of the sine wave. I is equal to Q लिखा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा करके लिखें इसको, स्लोप ऑफ चार्ज विद टाइम। ओके, ये हमने देखा हुआ है।
अब इसमें 3 वेव फॉर्म है। ये जो ब्लैक वाली है ये कौन सी है, ये करंट की है, ये आपने लिखा हुआ है। और ये वाली कौन सी है, ये जो ग्रीन सा है ये वोल्टेज की है, ठीक है। और ये डॉटेड जो लाइन है ये किसकी है, डॉटेड लाइन ये आपने मेंशन किया, अच्छा ये क्यू की है, ठीक है। इसको एरो लगा के कर देंगे, ये क्यू की है। तो 3 वेव फॉर्म उसने इकट्ठी प्लॉट की हुई है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये वोल्टेज की है और ये क्यू की है। क्यू और वोल्टेज तो आपस में इन फेज है। आउट ऑफ फेज क्या चीज़ है इन तीनों के, करंट, वो एक लग जा रहा है। कंक्लूजन, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ओके गुड, ओके। यूनिट ज़ाहिर है कैपेसिटेंस का भी वही होगा, ओके गुड। लेकिन इसमें मैंने एक चीज़ नोट की है, आप देखें कि जो करंट की वेव फॉर्म है और वोल्टेज की पीक इधर तक जाती है। करंट की जो नेगेटिव पीक है वो इधर तक जाती है, ठीक है, वो ज़्यादा नीचे है। इस तरह जो उसकी पॉजिटिव पीक होगी वो भी ज़ाहिर है, अगर इधर वेव को मैं कंप्लीट करूँ वो भी वोल्टेज से ज़्यादा ही होगी, वोल्टेज करंट से ये ऊपर ही होगी इनके। करंट थोड़ा ज़्यादा पीक पे जा रहा है, लेकिन जब उसने वेक्टर बनाया है तो करंट की वेव फॉर्म उसने बज़ाहिर वोल्टेज की बड़ी बना दी है, करंट की कम बना दी है। या तो उसने इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा बनाते हुए, या क्या चीज़ है इसको देखें। हालांकि उसको रखना चाहिए, क्योंकि रूल जो उसने बताए हैं उसमें तो उसने कहा था कि पीक वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसकी, ये देखें जितनी पीक होगी इसका वेक्टर, इसका पीक इतनी है तो इसका इतना वेक्टर बनेगा, और इसकी पीक वोल्टेज वाले की इतनी है तो इसका इतना बनेगा। अब ये देखें रेड वाले की क्योंकि पीक ज़्यादा है तो उसका वेक्टर थोड़ा सा बड़ा बना है, वोल्टेज वाले की ज़रा कम है तो उसका वेक्टर भी कम बना है। पहले रूल का मतलब ही यही है। तो खैर उसने अगर इसका नहीं रखा, बस उसने असल में वो सिर्फ एंगल शो करना चाह रहा है, इसलिए उसने इसका ज़्यादा इधर आई थिंक सो ख्याल उसने नहीं रखा। इसीलिए वो सिंपल बस लीड लैग का कंसेप्ट देना चाह रहा है, लेंथ का इतना दिन देना चाह रहा है एनीवे। और यही इंपॉर्टेंट होता है कि लैग कर रहा है या लीड कर रहा है, आपको एंगल याद हो। उसके बाद ये न्यूमेरिकल है, ओके ठीक है। IRMS कितना निकाल दिया, ये क्या किया आपने, ये 31 पॉइंट, ये क्या लिखा हुआ है XC ये है, यहाँ से आपने I का फार्मूला ये बना लिया, तो ये क्या लिखा हुआ है आपने। इसको अगर आपने क्रॉस किया भी है तो फिर इसको क्रॉस कर दें ना, ज़रा क्रॉस कर दें या लाइन लगा देंगे। उसको आपने ऐसे बॉक्स में बंद किया है जैसे वो भी आंसर ही है। और ये बॉक्स बनाते हुए ख्याल रखें कि आपका बॉक्स पूरी रेक्टेंगल शेप का बने, दायरा सा ना बनाएं। पूरी लाइन लगाएं, फिर नीचे को लाइन लगाएं, फिर ये एक सीधी लाइन लगाएं, ठीक है। पेन से बनाएंगे तो मैं तो ये माउस से कर रहा हूँ तो इसलिए वो सीधी नहीं बन रही, तो ये बिल्कुल फिर वो काफ़ी अच्छी लगे। और ये लाइन बना दें, ओके। इसका यहाँ पर और राइट, आई होप आप लोग अपनी जो मिस्टेक्स हैं या जो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें बताई हैं वो इसमें देखें, उसको समझें। क्योंकि अगर समझ के किया हो तो पढ़ने का मज़ा भी आता है, याद करने का मज़ा भी आता है। उस तरह याद बगैर समझे करना पड़ जाए वो तो फिर मुश्किल होती है उसमें, ये उसको याद करना, उसको याद रख पाना, ठीक है।